हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले हमने कल प्रधानमंत्री के बारे में पूरा पढ़ चुका हूं। प्रधानमंत्री के बारे में कार्यकाल, वेतन, शपथ और उनसे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उन्हें हम देख चुके हैं। अब प्रधानमंत्री के बाद हम आते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में अगर दोस्तों हम देखें तो इसमें आर्टिकल 74 एवं 75 इम्पोर्टेंट हैं। 74 एवं 75 अनुच्छेद अनुच्छेद 74 एवं 75 इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 74 में मंत्रिपरिषद के संबंध में कहता है कि केवल अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। जबकि अनुच्छेद 75 नियुक्ति, शपथ, वेतन, कार्यों आदि के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, अनुच्छेद 74 इतना केवल कहता है कि मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर के मंत्रिपरिषद के जितने भी मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति, उनके शपथ, वेतन, कार्यों आदि सब की विस्तृत चर्चा करता है अनुच्छेद 75। इसलिए दोस्तों, अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और इसलिए हम अनुच्छेद 75 को विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 74 को पहले पढ़ेंगे, फिर हम अनुच्छेद 75 को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम अनुच्छेद 74 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 पढ़ते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 74 देखें हम तो अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श और सहायता के लिए होगी। राष्ट्रपति की सहायता परामर्श, सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की
सलाह एवं परामर्श एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी प्रमुखता प्रधानमंत्री करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। यह अनुच्छेद 74 कहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उसे करेंगे ही। यदि राष्ट्रपति को लगे कि इसे पुनर्विचार किया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह दे सकते हैं मंत्रिपरिषद को कि इस पर पुनः विचार किया जाए। यदि पुनः विचार करके मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति उसको करने के लिए पूर्णतः बाध्य है। यदि मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा राष्ट्रपति के पास कोई चीज़ भेजी जाएगी तो राष्ट्रपति उसको करने के लिए पूर्णतः बाध्य होंगे। यह अनुच्छेद, यह संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास यदि मंत्रिपरिषद द्वारा कोई विचार करके दोबारा भेजा जाएगा तो उसे राष्ट्रपति करने के लिए पूर्णतः बाध्य होंगे। यह अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों, अब हम देखें तो हम अब अनुच्छेद 75 देखते हैं। अनुच्छेद 75, तो इसमें हम समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के साथ जो भी विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा उसे राष्ट्रपति करने के लिए पूर्णतः बाध्य होंगे। यह बाध्यता 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। अब दोस्तों, हम आते हैं अनुच्छेद 75। दोस्तों अब हम अनुच्छेद 75 को देखते हैं। अनुच्छेद 75। दोस्तों, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम दूसरा देखते हैं, यदि किसी भी सदस्य को मंत्रालय का पद आवंटन किया जाता है, किसी भी सदस्य को मंत्रालय का पद आवंटन किया जाता है, इसके पश्चात वह अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी तथा उसका मंत्रालय में पद भी खत्म हो जाएगा। सदस्यता भी खत्म हो जाएगा तथा मंत्रालय का पद भी खत्म हो जाएगा। मंत्रालय का पद भी खत्म हो जाएगा और सदस्यता भी उसकी चली जाएगी चाहे। अब दोस्तों, हम तीसरा देखें तो मंत्रालय में किसी भी सदन के सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी सदन के सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है।
किसी भी सदन के चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का, लोकसभा का हो या राज्यसभा का, दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य हो उसे मंत्रालय में उसे पद दिया जा सकता है। और इसमें हम चौथा देखें, यदि किसी भी सदस्य को किसी भी मंत्रालय में किसी भी पद का आवंटन किया जाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से सदस्य हो या ना हो, लेकिन सदस्य वह मंत्रालय पद पाने के पश्चात 6 माह तक मंत्रालय का पद संभाल सकता है। 6 माह तक मंत्रालय का पद संभाल सकता है। अर्थात किसी भी सदस्य को यदि मंत्रालय का पद दिया जाना है तो उसे 6 माह के लिए ही मंत्रालय दिया जा सकता है, यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इसलिए अगर उसे और समय तक के लिए मंत्रालय पद चाहिए तो उसे अवश्य ही निर्वाचन में जीतना होगा या नामांकन के माध्यम से करना होगा, तो इसके पश्चात ही वह मंत्रालय में रह सकता है। और दोस्तों इसमें हम एक इम्पोर्टेंट देखें तो जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वह संपूर्ण लोकसभा के सदस्य के 15% के ही होंगे। संपूर्ण लोकसभा सदस्य के 15% ही होंगे। 15% ही होंगे। दोस्तों संपूर्ण लोकसभा सदस्य के 15% सदस्यों को ही मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण लोकसभा सदस्य को 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में नियुक्त किए जा सकते हैं। और दोस्तों जो 15% अनिवार्य किया गया है यह 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह जोड़ दिया गया है कि संपूर्ण लोकसभा सदस्य के 15% ही सदस्य मंत्रिपरिषद में नियुक्त किए जा सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों हम इसमें अगर देखें, बस दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 75 में 3 प्रकार के उत्तरदायित्व की चर्चा करता है। अनुच्छेद 75 में 3 प्रकार के उत्तरदायित्व की चर्चा करता है। एक है सामूहिक उत्तरदायित्व, और एक है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य मिलकर सभी प्रकार के जनमत का समर्थन करेंगे। अर्थात
कोई भी निर्णय लेने पर किसी भी मंत्रिपरिषद द्वारा यदि कोई चीज़ निर्णय लिया जाता है तो सामूहिक समान प्रकार के मंत्रिपरिषद उसका समर्थन करेंगे, उनके विचारों का समर्थन करेंगे। यदि समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब अगर देखें हम तो यह होता है कि वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने पर उसे सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य उसे मानेंगे, अर्थात उनके विचारों का समर्थन करेंगे। यदि समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1953 में जब हिंदू कोड बिल पारित हो रहा था तो उस समय हिंदू कोड बिल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी असहमत थे मंत्रिपरिषद के सदस्यों से, इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया था 1953 में जब हिंदू कोड बिल पारित हो रहा था। और दोस्तों ऐसे देखें तो और है एक देशमुख जी ने जब राज्य पुनर्गठन विधेयक था तो उस पर असहमत थे तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। और भी ऐसे कई हैं, एक है जैसे आरिफ मोहम्मद 3 तलाक के बिल पर अपना इस्तीफा दे दिया था, मंत्रिपरिषद से असहमत थे। तो ऐसे कई मामले दोस्तों आए हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व में अगर मंत्रिपरिषद में अगर किसी भी प्रकार के सदस्यों से मतभेद है तो अपना इस्तीफा उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही कहता है कि वह सभी मंत्रिपरिषद द्वारा या किसी एक मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सामूहिक प्रकार से समर्थन करेंगे, उनके विचारों का समर्थन करेंगे। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी अनुच्छेद 75 में ही है। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब दोस्तों व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में अगर देखें तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति से राष्ट्रपति किसी भी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य से इस्तीफा ले सकता है, मांग सकता है। यह इस्तीफा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेंगे। तो दोस्तों व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब है कि यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से असहमत है तो उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह करके उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। तो यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट दायित्व में, और नेक्स्ट है दोस्तों कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। दोस्तों कोई विधिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति कोई भी
जनहित में मुद्दे जारी करते हैं, जनहित में कोई भी विधिक कार्य जारी करते हैं या कोई भी विधिक कार्य अगर जारी करते हैं तो उसमें जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उनका किसी भी प्रकार से हस्ताक्षर न होने पर भी हस्ताक्षर उसके प्रति पर हस्ताक्षर न होने पर भी यदि हस्ताक्षर होता भी है तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई भी मुद्दे अगर जारी करते हैं, कोई भी विधि जारी करते हैं, यदि उसमें विधि का उल्लंघन होता है राष्ट्रपति द्वारा, किसी भी मंत्रालय के मंत्री द्वारा, तो उसमें वह उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। अर्थात वह किसी भी प्रकार से विधिक उल्लंघन करने पर उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। यह कहता है कोई विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो दोस्तों, यदि इसी प्रकार से हम अगर देखें तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक प्रकार की व्यवस्था है जिसे हम देखते हैं। ब्रिटेन में एक प्रकार की व्यवस्था है कोई विधिक उत्तरदायित्व में दोस्तों, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक नियम है जिसे हम देखते हैं। इसे यहाँ कहा जाता है, ब्रिटेन में कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, यह कहा है, ब्रिटेन में कहा जाता है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि राजा द्वारा किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर, कोई भी विधिक उल्लंघन करने पर, वहाँ पर राजा या रानी उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी भी प्रकार से किसी भी विधि का उल्लंघन करने पर वह जिम्मेदार नहीं होंगे। संबंध होगा, जिस भी मंत्रालय से विधि का संबंध होगा उसके जिम्मेदार मंत्री होंगे और मंत्री को वहाँ पर कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता है। यदि राजा कभी कोई गलती करता है, विधिक चीज़ों का उल्लंघन करता है, तो उसके जिम्मेदार मंत्री होंगे। यह कोई विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहता है ब्रिटेन में। अब दोस्तों, हम देखते हैं इस तीनों सिद्धांतों को देखने के बाद अब हम आते हैं दोस्तों, अब हम मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण देखते हैं। दोस्तों, एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, और इसमें भी एक वर्गीकरण है दूसरे में। एक राज्य मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। और इसमें तीसरा है उपमंत्री। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये एक कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र मंत्री होते हैं, अर्थात जिस भी मंत्रालय का इन्हें पद दिया जाता है वह स्वतंत्र पूर्वक कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो वर्तमान समय में इसमें 19 मंत्री हैं। यह इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के जैसे गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इसमें विदेश मंत्रालय। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय के मंत्रालय हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यह
स्वतंत्र पूर्वक कार्य करते हैं और इनके कार्यों में सहायता के लिए राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनके कार्यों की सहायता के लिए ही राज्य मंत्री का पद दिया गया है। तो कैबिनेट मंत्री के पदों में जो पद दिए जाते हैं उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। और एक स्वतंत्र मंत्री जो होते हैं, स्वतंत्र मंत्री वो मंत्री होते हैं जो इन मंत्रालयों के, कैबिनेट मंत्रालयों के जो मंत्रालय होते हैं उनसे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। संबंध तो होता है लेकिन एक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह कैबिनेट मंत्री जब इन्हें किसी प्रकार से बैठक में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं तभी यह हिस्सा ले सकते हैं। अर्थात जब भी कैबिनेट मंत्री द्वारा कहा जाएगा कि मंत्रालय में आपको शामिल होना है तभी यह जाएंगे, अन्यथा यह नहीं जा सकते हैं। तो इनका भी ऐसे है, जब कैबिनेट मंत्री जो मेन मंत्री होते हैं उन्हें जब कहा जाएगा राज्य मंत्री को जाने के लिए तब बैठक में शामिल होंगे। और जो कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री की सहायता के लिए भी यही मंत्री होते हैं, उप मंत्री, जो किसी भी प्रकार से कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री की, मुख्यतः कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए उप मंत्री का पद दिया गया है। और दोस्तों, एक होते हैं सचिव भी होते हैं, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। राजीव गांधी के प्रथम कार्यकाल से ही सचिव का पद समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री तथा स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे होते हैं उप मंत्री, और एक चौथे भी होते हैं जिसे सचिव कहा जाता है, लेकिन वह राजीव गांधी के प्रथम कार्यकाल से ही समाप्त कर दिए गए हैं। तो वर्तमान समय में केवल 3 मंत्रालय हैं, जो एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे हैं उप मंत्री। अब दोस्तों, हम आते हैं एक मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में अंतर, जो लोग सामान्यतः एक ही समझ लेते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। एक है मंत्रिपरिषद, और एक है मंत्रिमंडल। दोस्तों, ये एक नहीं होते हैं, इसमें कुछ अंतर होते हैं, जिससे मंत्रिपरिषद में 60 से 70 सदस्य हो सकते हैं, 60 से 70 सदस्य हो सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में मुख्यतः 15 से 20 सदस्य ही होते हैं। मंत्रिमंडल किसी भी आपातकालीन की समस्या के लिए बैठक कर सकते हैं। आपातकालीन समस्या के लिए जल्दी विचार करना, जल्दी सुझाव देना, जल्दी उसके निस्तारण के लिए विचार करने की मंत्रिमंडल में निहित होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में ऐसी किसी भी व्यवस्था को नहीं होता है जो आपातकालीन या किसी भी प्रकार से मंत्रिमंडल के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अवश्य ही मानना पड़ेगा। जो भी मंत्रिमंडल में जो भी चर्चा होगी, जो भी निष्कर्ष निकाल के रखा जाएगा, उसे मंत्रिपरिषद को मानना पड़ेगा। दोस्तों, आपातकालीन में किसी भी प्रकार से समस्या के लिए जो भी प्रमुख विचार आएंगे, निकलेंगे, उन्हें मंत्रिपरिषद को मानना पड़ेगा। तो देखें तो मंत्रिमंडल ही प्रमुख है, सर्वोसर्वा है। तो इसलिए हम मंत्रिपरिषद को तथा मंत्रिमंडल को एक नहीं मान सकते हैं, जिससे मंत्रिमंडल को दोस्तों वर्तमान समय में किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। किचन कैबिनेट, जिसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री के जो खास होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है किचन कैबिनेट में। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह जी हैं, तो उन्हें ही
मुख्यतः किचन कैबिनेट कहा जाता है। तो अर्थात अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। हम आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों।